भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। मैच के पहले दिन जैसी बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका की दिख रही थी, दूसरे दिन भारतीय टीम भी कुछ कुछ वैसे ही हाल में नजर आई। क्या कुछ हुआ मैच के दूसरे दिन और अब क्या स्थिति है टीम इंडिया की और जीत के करीब कौन सी टीम पहुंचती दिख रही है? पिच के बारे में भी हम आराम से डिटेल से बात करेंगे हमारे साथी सुकांत के साथ। तो सुकांत, सबसे पहले तो कल हमने देखा साउथ अफ्रीकी टीम जो थी उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, संघर्ष कर रहे थे जो उनके बल्लेबाज थे, और उसका असर भी दिखाई दिया क्योंकि महज 159 रन पे वो आउट हो गए। लेकिन आज टीम इंडिया भी कुछ कुछ उसी तरीके से दिखी, हालांकि 30 रन की लीड पहली इनिंग के बाद मिली है, लेकिन बल्लेबाजों में वो उस तरीके की ये सहजता दिखाई नहीं दी और एक भी अर्धशतक भी टीम इंडिया की तरफ से नहीं लगा। बिल्कुल। और ये मैं बता दूं रिया, ये पहली बार ऐसा है कि इंडिया में हो रहे किसी भी मैच में, किसी भी टेस्ट में, अब तक के जितने भी इतिहास में टेस्ट हुए हैं, पहली बार ऐसा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो पहली 2 इनिंग के बाद 39 रन है, जो कि केएल राहुल का है। तो आपको वो बताता है ये भी कि ये पिच कितनी मुश्किल है बैटिंग के लिए। ऐसा नहीं कि टीम साउथ अफ्रीका ने जो कल बैटिंग की थी उसमें जो सबसे ज्यादा असरदार हुए सामने दिख रहे थे वो थे जसप्रीत बुमराह। 5 विकेट उन्होंने लिया था और सिराज को 2 विकेट मिले, यानी जो मेजर विकेट टेकर्स थे वो पेसर्स थे। लेकिन दूसरे दिन असली जो खेल बदला, क्योंकि देखिए पहले तो रोलिंग होती है पिच पे, और रोलिंग के कारण पहले घंटे में बहुत ज्यादा मदद किसी को नहीं मिल रही थी और बिल्कुल सहजता से आराम से केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों आराम से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन पहले घंटे के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और उसके बाद दोबारा जब खेल रिज्यूम हुआ है, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि पिच कोई और है, मैच कहीं और हो रहा है। और उसके बाद से वो कंटिन्यू आज दिन के खेल के खत्म होने तक कहानी लगभग एक ही रही है और वो लगातार विकेट्स गिरते गए। आप कब, मुझे याद नहीं कि इतने विकेट्स एक दिन में गिरे हों। ये भी दिखाई दिया कि कल जैसे हमने देखा, आप बात कर रहे थे कि पेसर्स ने बहुत ज्यादा विकेट लिए, लेकिन आज स्पिनर्स हावी होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बॉल और जो ट्रैक था वो बहुत ही टर्निंग नजर आया, जो कि आमतौर पर होता नहीं है कि दूसरे दिन से इतना ज्यादा टर्न दिखाई देने लग जाए। बिल्कुल। ऐसे भी कल जो पहले दिन की जो पिच थी उसमें क्रैक्स दिखाई दे रहे थे और बॉल कई बार जो है मिट्टी वहां से छोड़ रही थी, तो वो सवाल उठ रहा था कि ये पिच बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करने वाली है, तो ये हो सकता है दूसरे दिन से या तीसरे दिन से हमें टर्न देखने को मिलेगा। लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरे दिन के पहले सेशन से आपको इतनी स्पिन देखने को मिलेगी। मैं रिया उस समय हैरान रह गया था जिस समय साइमन हार्मर बॉलिंग कर रहे थे और लगभग 10 डिग्री का टर्न उनको मिल रहा था। जिस समय आप सोचो दूसरे दिन का खेल है और पहला सेशन चल रहा है और 10 डिग्री का टर्न उनको मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पिच में बहुत मदद है स्पिनर्स को। और हमने देखा साइमन हार्मर ने 4 विकेट स्ट्राइक किए, बाकी 3 विकेट मिले हैं जॉनसन को, लेकिन जो विकेट्स उनको मिले वो उस तरह के नहीं थे जिस पे विकेट्स मिलने वाले थे, चाहे वो ऋषभ पंत का विकेट हो। बस एक जो यशस्वी जायसवाल का जो कल विकेट मिला था वो एक मैं मान सकता हूँ कि बहुत अच्छी बॉल थी, और क्योंकि जो ऋषभ पंत वाली बॉल थी वो हुक करने जा रहे थे, अगर उसको लीव करने का डिसाइड करते तो शायद विकेट नहीं मिलता, पर वो हुक करने की कोशिश में कॉट बिहाइंड हो गए थे। उसी तरह से कुलदीप यादव जिस तरह से आउट हुए वो भी पीछे की तरफ से वाइड लेंथ की बॉल थी, मतलब वो पीछे की तरफ से बॉल जा रही थी और उसको वो छेड़ने की कोशिश में पीछे के कीपर्स कैच चले गए। तो इस तरह से उनके जो 3 सफलताएं हैं वो साउथ अफ्रीका को जरूर मिल गई, लेकिन जो हार्मर जिस तरह से दिख रहे थे, इवन केशव महाराज ने एक ही विकेट लिया। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, जब इंडिया चेज करने के लिए उतरेगी तो उस समय केशव महाराज और साइमन हार्मर ये दोनों बहुत खतरनाक आपको दिखने वाले हैं। और अभी तत्काल जैसा आपने बताया था कि जो इंडिया की लीड थी 30 रनों की, वो लीड इतनी बड़ी दिख रही है अभी के समय में, क्योंकि पहले जिस समय लगा कि ये लीड का क्या ही है, 30 रन की लीड है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई और जिस तरह से पिच स्पिनर्स को मदद, तो भाई अभी हम दूसरी पारी के बारे में बाद में आते हैं। पहले भारत की बल्लेबाजी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे आपने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के बारे में तो बात की, लेकिन भारत की तरफ से आपने कहा कि केएल राहुल अब तक के हाईएस्ट स्कोरर है जिन्होंने 39 रन बनाए थे। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया उस लीड को और बड़ा कर सकती थी? कुछ ऐसे विकेट जो कि जैसे बेशक गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंद की जिसके बाद ऑप्शन नहीं था और वो विकेट जाना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बल्लेबाजों की तरफ से भी गलतियां रही जिसका फायदा साउथ अफ्रीका को मिला है और टीम इंडिया सिर्फ 189 रन ही बना सकी और उस पर ऑल आउट हो गई और महज वो 30 रन की लीड मिली। बिल्कुल। देखिए जैसा मैंने बोला ना कि ऋषभ पंत का जो विकेट था वो बॉल विकेट वाली बॉल नहीं थी और शायद वो विकेट नहीं मिलती, क्योंकि ऋषभ पंत अच्छी टच में दिख रहे थे और वो सेटल होने नहीं दे रहे थे। जो स्पिनर्स लगातार एक लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, कभी उनको चहलकदमी करके आगे
शॉट लगा रहे थे, उन्होंने 2 चौके 2 छक्के दोनों लगाए। तो कहीं ना कहीं वो सेटल होने नहीं देना चाहते थे स्पिनर्स को, और वो हावी हो गए थे। और उस दौरान अचानक से वो बॉल आई और उस पे वो हुक करने की कोशिश में कॉट बिहाइंड हो गए। तो यहाँ जी तो कहीं ना कहीं पंत का जो वो विकेट था ना, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते चले गए। अगर वो पंत का विकेट वहां पे उस मोमेंट पे नहीं आता तो शायद ये लीड कम से कम 50 60 70 रनों की भी हो सकती थी, जो बहुत अहम होती। और इसमें एक और चीज है, क्योंकि भारतीय कप्तान जो है शुभमन गिल आज मैच की शुरुआत में जो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, महज 4 रन बना पाए थे, एक चौका उन्होंने लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट स्पैज्म की वजह से वो रिटायर आउट होकर के चले गए। और शुभमन गिल हम जानते हैं कि वो जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं बहुत महत्वपूर्ण वो नंबर है, और वो खुद एक बहुत अहम बल्लेबाज थे। इस मैच से पहले बहुत उन्होंने नेट से प्रैक्टिस की थी, साउथ अफ्रीका टेस्ट से पहले लंबी लंबी बातचीत कोचेस के साथ हो रही थी, लेकिन आज वार्म अप के समय ही वो थोड़ा तकलीफ में दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद गिल के साथ कुछ तो परेशानी है। महज 3 गेंद वो खेल पाए, 3 गेंद में 4 रन बनाने के बाद वो चले गए। और उसके बाद जैसे सुकान ने बताया कि विकेट्स गिरना शुरू हुए ऋषभ पंत के बाद, थमे नहीं, लेकिन जब साउथ अफ्रीका दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए आई तब भी ऐसा ही कुछ नजर आया। और पहली पारी में एक भी विकेट ना लेने वाले रविंद्र जडेजा दूसरी पारी में अब तक खेल खत्म होने तक 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह को तो पंत लेकर के आए, क्योंकि ऑन फील्ड अब जो कैप्टनसी है वो पंत कर रहे हैं, तो उनको तो लेकर के आए। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा जो दूसरे एंड से वो पहले सेकंड ओवर से ही वो स्पिन लेके आ गए थे। वो पहले अक्षर पटेल को लेके आए, फिर जडेजा को इंट्रोड्यूस किया, फिर कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया, और ब्रेक थ्रू आपको कुलदीप यादव ने ही दिलाया, पहला विकेट जो रियान निकल्टन का उन्होंने। बिल्कुल। तो वहां से आपको वो ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद जडेजा ने जो फिर किया वो जो स्पेल था, और जिस तरह से इसमें पंत की भी मैं योगदान मानता हूं कि जितना जो स्पिनर्स का वो विकेट था उतना ही पंत का भी उसमें दिमाग चल रहा था। आप देखोगे कंटिन्यूअसली चर्पिंग तो वो करते ही रहते हैं। माइक पे हमें कई कुछ आज सुनने को मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लग रही थी मुझे कि वो सेटल होने नहीं दे रहे थे बैटर्स को। जो साउथ अफ्रीकी बैटर्स थे, जैसे ही उनको लगता था कि दोनों स्पिनर्स को ये आराम से टैकल कर रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, तुरंत एक तरफ से बुमराह को ले आते थे। और जैसे ही वो फिर थोड़ा सा सेटल होते थे, एक तरफ से अक्षर पटेल इंट्रोड्यूस कर देते थे। अक्षर पटेल के बाद तुरंत उसके बाद इंट्रोड्यूस कर देते थे जडेजा को। तो और जैसे ही थोड़ा जडेजा के साथ कंफर्टेबल हो रहे थे तो कुलदीप यादव को ले आ रहे थे। तो कंटिन्यूअसली वो चेंज करते रह रहे थे ताकि बैटर्स को जरा भी आसानी नहीं हो किसी भी बॉलर्स के अगेंस्ट। और जैसे ही वो ब्रेक मिलता है तो आपको बॉलर्स को भी सोचने का मौका मिल जाता है। प्लस एक और चीज जो थी मुझे जो खास लगी, खास करके जो कुलदीप को जो लास्ट विकेट मिली है उसमें वो पहले से कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, कुलदीप मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज राउंड द विकेट आ जाओ। और देखिए वो राउंड द विकेट गए और दूसरे बॉल पे उनको यानसन का विकेट मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आज वो बहुत अच्छे से गेम को चला रहे थे, रीड कर रहे थे, और एज अ कैप्टन जो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि जब शुभमन गिल जैसा आपने बोला कि वो बहुत पता नहीं है सेकंड इनिंग में वो खेलेंगे कि नहीं, अभी तक तो कुछ अपडेट उसको लेकर के नहीं आया है। पर अच्छी बात यह है कि आज इंडियन टीम को दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आना पड़ा। जो अगर आना पड़ता तो शायद हो सकता है कि शुभमन गिल के लिए और मुश्किल हो जाती। लेकिन जो इस समय पंत रोल निभा रहे हैं एज अ कैप्टन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पिनर्स के साथ चाहे जडेजा जिस तरह से बॉल कर रहे थे, उनको हर ओवर से पहले बोले थे जड्डू भाई इस ओवर में एक विकेट है, और वो उस ओवर में विकेट मिल रहा था। फिर बोले कि इस ओवर में 2 है, और दोनों विकेट उस ओवर में, एक ओवर में जिसमें जडेजा ने 2 विकेट लिए उसमें वो बोल के बॉलिंग कर रहे थे। और इवन स्टब्स वाली भी जो विकेट थी वो बोल रहे थे कि इसी ओवर में वो मिलेगा, स्टब्स का विकेट इसी ओवर में मिलेगा। तो जो कंटिन्यूअसली एक प्रेशर बना करके रखा हुआ था पंत ने पीछे से, और जडेजा को बोल रहे थे कि हाँ तुम बोलते रहो, विकेट मिल रही है उससे, जो तुम बोल रहे हो रहा है। तो पिच भी वैसी है, जो बोल रहे हो रहा है, जो नहीं बोले वो भी हो रहा है। तो पिच भी बहुत वैसी थी। लेकिन जिस तरह से आज जडेजा ने बॉलिंग की, और जब हमें पता है कि जडेजा को एक बार वो अपना टिप्पा ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जडेजा से खतरनाक कोई बॉलर नहीं है। उनको पता चल जाए बस यहाँ पे मुझे बॉलिंग करनी है और ये मेरा जो मार्क है वो यही है। और उसके बाद जडेजा लगातार उस स्पॉट को कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं, और विकेट तो ओवर द स्पैन ऑफ 5-6-10 ओवर के बीच में विकेट्स तो मिलने ही हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि जडेजा इसमें 5 भी पूरा कर ले। तो 5 पूरा करने के लिए ज्यादा इंतजार जडेजा को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल फिर से साउथ अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी। बहुत बड़ी लीड हासिल कर नहीं पाई है अभी टीम, 60 के आसपास की उनकी 63 रन उनकी लीड हो चुकी है। तो भारत के पास मौका है, क्योंकि विकेट अब साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा बचे नहीं है, कि जल्दी से जल्दी इनको समेट करके मैच खत्म किया जाए। क्योंकि जिस लिहाज से पिच रिएक्ट कर रही है और अब तक जैसा
उसको देख करके ये तो लग ही रहा है कि कल मैच का परिणाम आ जाएगा और उसी के साथ ये तय हो जाएगा कि ये जो सीरीज है 2 मैचों की सीरीज ये किस तरफ जा रही है। इस सीरीज के साथ साथ हम खेल जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे दानिश और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है ललन टॉप अड्डा। ललन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।